आज हम पॉलिटी की सीरीज का 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें देखेंगे सिटीजनशिप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड उसकी क्रोनोलॉजी किस तरह से सिटीजनशिप मिलती है। एग्जाम्पल देखेंगे, बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जो आपको बिल्कुल ईज़िली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा-सा टफ जाता है। फिर इसके बाद फंडामेंटल राइट आता है, वो तो आपको बहुत ईज़ी भी जाएगा और मज़ा भी बहुत पढ़ने में आएगा। देखो, सिटीजनशिप का मीनिंग क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न स्टेट में क्या है, 2 तरीके की काइंड ऑफ पीपल होते हैं। एक सिटीज़न्स होते हैं, ठीक है? और दूसरे होते हैं एलियंस। ये आपको पता होना चाहिए। अब सिटीज़न्स क्या होते हैं? सिटीज़न्स वो होते हैं जिनके कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है? और उनकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, एलिजियंस होते हैं। और एलियंस वो लोग होते हैं जिनके पास राइट तो होते हैं, मगर अदर कंट्री में ये राइट लिमिटेड होते हैं और ड्यूटीज़ भी लिमिटेड होती हैं, ठीक है? तो 2 कैटेगरी होती है एलियन में। एलियन में एक फ्रेंडली एलियन होते हैं, एक एनिमी एलियन होते हैं। देखो, फ्रेंडली एलियन वो होते हैं जिसके साथ हमारी वॉर नहीं चल रही है। जैसे मान लो आज के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई वॉर नहीं है, तो ये क्या है, एक फ्रेंडली एलियन है, तो इससे अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा। और एनिमी एलियन कौन-से होते हैं, जैसे डोकलाम क्राइसिस चल रहा है, तो चाइना से हमारी वॉर चल रही है, तो इन्हें अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, मतलब लेसर राइट्स होंगे इनके पास, एनिमी एलियंस के पास। जैसे आर्टिकल 22 में जो एलियन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, अगर चाइना से वॉर चल रही है, तो उस टाइम पर देखो, टाइम की बात है, ये आर्टिकल ऐसे इम्प्लाई नहीं हो जाएगा कि कभी हमारा चाइना एलवी एनिमी एलियन रहा, ऐसे नहीं। जब वॉर चल रही, तो डू नॉट एन्जॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब आपको अरेस्ट के केस में भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी और डिटेंशन भी आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अरेस्ट का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लो चाइना से वॉर चल रही है। अब कोई चाइनीज़ पर्सन, एज़्यूम कर लेते हैं कोई हमारी इन्फॉर्मेशन चाइना तक पहुँचा सकता है, तो उस टाइम पर अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपके फंडामेंटल राइट को नहीं देखा जाएगा। डिटेन भी किया जा सकता है। डिटेन करना क्या होता है? किसी को बिना बताए उसको कहीं गिरफ्तार कर लेना, किसी घर में डिटेन कर लेना, तो ये सब किया जाता है। तो ये मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो बच्चों को समझ में नहीं आती है जब वो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। लेक्चर सुनने का यही फ़ायदा होता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, हम सब सारे इनिशिएटिव फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्योग्राफी हुई, आर्ट एंड कल्चर हुई, पॉलिटी हुई, करंट अफेयर हुआ, तो ये हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। ये शेयर सब्सक्राइब से क्या होगा, लोगों तक पहुँचेगी और हमारे पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ नहीं है। ये जो है वीडियो जितना ज़्यादा पहुँचेगी उतनी हम एडवांस वीडियो बना पाएँगे, मगर क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करते थे, ना करते हैं, ना करेंगे। ठीक है, आगे क्या बताया गया, कुछ राइट और प्रिविलेजेस जो है इंडियन सिटीज़न्स को दिए गए हैं और वो डिनाई किए गए हैं एलियंस के लिए। अब चाहे एलियंस वो एनिमी एलियंस हो, फ्रेंडली एलियंस हो। अब जो जो राइट्स और प्रिविलेज हैं जो इंडियन सिटीज़न को दिए गए हैं, वो आप ऐसे याद रख सकते हैं, वो केवल इंडियन सिटीज़न के लिए 15, 16, 19, 29, 30, मैंने ऐसे याद किया था, 15, 16, 19, 29, 30। अब 15 आर्टिकल क्या कहता है कि आपको रिलीजियस के बेस पर, रेस के बेस पर, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कहीं पर भी जैसे कोई रेज़िडेंस है, अब वहाँ पर आप घर बनाना चाहते हैं, आपको क्या है, गोरे के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और आप इंडियन सिटीज़न हैं, तो ये नहीं किया जा सकता। अगर आपको फॉरेनर हैं और आपसे कहा जाता है आप यहाँ नहीं रह सकते, तो वहाँ फ़ॉरेनर्स के लिए ये रूल लागू हो सकते हैं, तो ये बात की गई। 16 में क्या है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एग्ज़ाम होता है, उसमें इंडियन सिटीज़न्स के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये रेज़िडेंस यहाँ जो प्लेस ऑफ बर्थ है, आपको एक एक्सेप्शन बताएँगे हम आप आखिर में। इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किया, एक लॉ लाया, जिसमें क्या है कि स्टेट्स के पास पावर रहती है कि वो अपने स्टेट्स के पर्सन्स को कुछ रिज़र्वेशन दे सकते हैं। आपने देखा होगा ओबीसी और जनरल, तो जनरल कैटेगरी जो है बाहर के स्टेट के लिए लागू नहीं होती। तो पार्लियामेंट ने इसमें कुछ एक्सेप्शन बताए हैं रेज़िडेंस से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ है, रेज़िडेंस का वर्ड नहीं है। ठीक है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब 19 आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेज़िडेंस, प्रोफेशन।
ये सब जो है हमारे सिटीज़न के लिए हैं, आपसे कहीं भी जाएँगे प्रोफ़ेशन करने, ट्रेड करने, तो आपसे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। कल्चरल और एजुकेशन राइट दिए गए हैं, कोई मान लो पूरे इंडिया में कोई मान लो तमिलनाडु में जाके बस जाता है हिंदी पर्सन, तो स्कूल खोलना चाहता है तो आपको क्या है माइनॉरिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, आपके कल्चर और एजुकेशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। राइट टू वोट इन इलेक्शन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, भाई सिटीज़न है तो उनको इलेक्शन कर में वोट करने का पूरा अधिकार है। लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पर इलेक्शन करने का अधिकार है, मगर ये एलियंस के लिए नहीं है। ठीक है? राइट टू मेंबरशिप इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आप एमपी बन गए, सांसद बन गए और विधायक बन गए स्टेट में, तो आपको जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। जबकि एलियंस को डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। एलियंस कोई वर्ड ऐसा अनोखा नहीं है, जो फॉरेन में रहने वाले लोग हैं, उन्हीं को एलियंस यहाँ कहा गया है। ठीक है? आगे क्या है, कुछ पब्लिक ऑफिसेस में एलियंस को अलाउ नहीं है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, गवर्नर, स्टेट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और क्या एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। देखो, इंडिया में एक ख़ास बात है कि आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आप अगर नेचुरलाइज़ सिटीज़न हैं, नेचुरलाइज़ेशन क्या होता है? नेचुरलाइज़ेशन का मतलब है कि आपने सिटीज़नशिप पाई है, आप यहाँ पैदा नहीं हुए हैं। इसके लिए 12 साल की कंडीशन है और 12 साल की कंडीशन में आपको 12 साल रहना होता है। जैसे मान लो कोई जापान का स्टूडेंट आकर इंडिया में वीज़ा पर रहता है और रहते-रहते उसे कंटीन्यूअसली 12 साल हो जाते हैं। जब उसे 12 साल हो जाते हैं तो वो इंडिया की सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है और फिर इंडिया की सिटीज़नशिप मिल जाएगी, फिर वो प्रेसिडेंट भी बन सकता है। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में आपको पैदा ही होना पड़ेगा, तभी आप प्रेसिडेंट वहाँ बन पाएँगे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर जो लोग मेरा लेक्चर ध्यान से सुनते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात बताई गई है, देखो ये जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो सिटीज़नशिप के कॉन्सेप्ट है, वो परमानेंट नहीं है और ना ही इलिबरेट है। मतलब यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट इसलिए लिखा है कि बच्चे सोचते हैं सिटीज़नशिप जो है एक परमानेंट कॉन्सेप्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको ना बदलने का कुछ दिया होगा, ऐसा ही होगा, मगर ऐसा नहीं है। ये सब पार्लियामेंट पर छोड़ दिया है। एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीज़न जो है आज के केस में एक सिटीज़नशिप एक्ट आया 1955 में उसके आधार पर होती है। उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहते हैं और तब्दीली आती रहती है। जो ये प्रोविज़न दिए गए हैं 5 से 11 तक ये उस टाइम के हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया। तो इससे पहले क्या प्रोविज़न थे? इससे पहले क्या प्रोविज़न इसके बाद क्या प्रोविज़न होंगे? ये सब चीज़ पे इलैबोरेटली विद एग्ज़ाम्पल के साथ बात करेंगे। क्या होता है बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या बात कही जा रही है, ठीक है? तो पहली चीज़ क्या है, जब कमेंसमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसमें सिटीज़नशिप कैसे मिलेगी 26 जनवरी 1950 से पहले और उसके बाद ये सब बातें बताई गई। सिटीज़नशिप बाय डोमिसाइल एंड बर्थ और रेज़िडेंस मतलब एक पर्सन जो इंडिया में परमानेंट होम है, वो कोई भी 3 कंडीशन में से एक कंडीशन फ़ॉलो कर ले, तो उसे सिटीज़नशिप मिल जाएगी। मतलब बॉर्न हो जाए इंडिया में, तो उसे इंडिया की सिटीज़नशिप मिल जाएगी। उसके पेरेंट बॉर्न हुए हों इंडिया में, उसे सिटीज़नशिप मिल जाएगी और वो कंटीन्यूअसली वो 26 जनवरी 1950 से पहले रहता हो। अब एग्ज़ाम्पल के साथ समझ लो ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। देखो पहला कॉन्सेप्ट बॉर्न वाला है। बॉर्न क्या है? रवि बॉर्न हुए मुंबई में इन मुंबई 1940 मतलब रवि जो मुंबई में बॉर्न हुआ था 1940 में। ये ऑटोमैटिकली सिटीज़न हो जाएगा बिकॉज़ ये वो बॉर्न हुआ था इंडिया में। तो पहला केस ये हो गया। दूसरा प्रिया बॉर्न हुई लंदन में बॉर्न हुई मगर उसकी मदर जो है वो इंडियन थी। तो वो उसको इंडियन सिटीज़नशिप मिल जाएगी क्योंकि 26 जनवरी 1950 से पहले प्रिया की माँ इंडियंस थीं, तो अगर वो सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करेगी तो उसे इंडियन सिटीज़नशिप मिल जाएगी। अरुण जो है इंडिया में 1935 में बॉर्न हुआ मगर क्या है अब्रॉड चला गया कुछ समय के लिए, वहाँ कंटीन्यूअसली रहता रहा। फिर उसके बाद क्या है अगर वो 5 साल 1950 से पहले अगर 5 साल इंडिया में रह लेता है तो उसे सिटीज़नशिप मिल जाएगी। ठीक है? तो ये थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं होता। देखो एक बार और देख लो, ए पर्सन बिकम
became an Indian citizen if they had their permanent home domicile in India and satisfy any of the three condition। मतलब इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए या फिर परमानेंट होम रहा होना चाहिए और एक भी कंडीशन इसमें से फॉलो कर ले, या तो वो खुद बॉर्न हुआ हो या पेरेंट्स में से माता पिता में से एक बॉर्न हुए हो इंडिया में 1950 से पहले, या वो 1950 से पहले 5 साल तक इंडिया में रहा हो, वॉर चाहे ना हुआ हो, उसके पास डोमिसाइल हो और 5 साल तक वो रहा हो। ठीक है। अगली, माइग्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान। अब अगली कंडीशन जो है, जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए इंडिया में उनके लिए, देखो क्या बताया गया, पीपल हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिकम सिटीजन इफ दे और पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स आर बॉर्न अनडिवाइडेड इन इंडिया। अगर उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो है अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं और वो पाकिस्तान से माइग्रेटेड हुए हैं, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? माइग्रेटेड बिफोर 19th जुलाई 1948। अगर वो 19th जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट हुए हैं, उनको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी, और जब से वो माइग्रेट हुए, ठीक है। अगर ये 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट हुए हैं, तो उन्हें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा सिटीजनशिप के लिए, मतलब एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और 6 मंथ तक इंडिया में रहना पड़ेगा। जैसे पहले का एग्जाम्पल क्या है, एक हिंदू फैमिली माइग्रेटिंग फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। एक हिंदू फैमिली जो है वो माइग्रेट हुई लाहौर से दिल्ली अर्ली 1948। अर्ली 1948 का मतलब हो गया जुलाई 19 1948 से पहले, तो ऑटोमेटिकली बिकेम सिटीजन, मतलब खुद बा खुद वो इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। अगर सिख फैमिली, दूसरा एग्जांपल है दूसरे पॉइंट का, अगर सिख फैमिली माइग्रेट हुई अगस्त 1948 के बाद, तो उनको 6 महीने तक इंडिया में रहना पड़ेगा और रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, तो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। तो इसको थोड़ा टफ समझना होता है, इसलिए आप इसे स्लो स्पीड से समझना। वैसे मैंने कहा है, हमारी वीडियो आप 2 की स्पीड से सुन सकते हैं। आगे क्या बताया गया है? पीपल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट रिटर्न फॉर रीसेटलमेंट। भाई कोई पर्सन है, पाकिस्तान माइग्रेट हुआ मगर दोबारा से इंडिया में रिटर्न आ गया, तो इस केस में क्या कंडीशन अप्लाई होगा? पीपल हु इनिशियली माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 बट लेटर रिटर्न टू इंडिया कुड बिकम सिटीजनशिप। कैसे सिटीजनशिप बन सकता है? कि वो पहले तो पाकिस्तान चला गया, फिर उसके बाद इंडिया आ गया। तो इसमें लिखा है दे नीड टू रिसाइड इंडिया फॉर 6 मंथ बिफोर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने से पहले उन्हें 6 मंथ तक रहना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लो, ए मुस्लिम फैमिली दैट मूव टू कराची इन 1947 बट रिटर्न टू कलकत्ता इन 1950 कुड अप्लाई फॉर सिटीजनशिप आफ्टर लिविंग 6 मंथ। मतलब एक मुस्लिम फैमिली थी, वो कराची मूव कर गई जब 1947 में इंडिया डिवाइड हुआ, मगर उसका दिल वहां नहीं लगा, उसने कहा कि हम दोबारा से इंडिया जाना चाहते हैं, तो वो कलकत्ता में सेटल हुए। तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करने से पहले 6 महीने तक वहां रहना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? इंडिविजुअल हु लेफ्ट टेम्परेरली ड्यूरिंग पार्टीशन। टेम्परेरली क्या हुआ, वो पाकिस्तान चलेगा, फिर रिटर्न हो गए, सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए उन्हें 6 मंथ रहना पड़ेगा। तो ये 2 एग्जाम्पल दिए गए। अब ओवरसीज इंडियंस विद एंसेस्ट्रल टाइज, मतलब कुछ ओवरसीज इंडियन है जिनका विदेशों में रहना हो रहा है, मगर उनके पुराने टाइज हैं, मतलब उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स रहे थे कभी इंडिया में, अब उनका मन है कि हम इंडिया की सिटीजनशिप पाएं। तो किस तरह से पा सकते हैं? पहला क्या है? लिविंग आउटसाइड इंडिया whose parents grandparents were born undivided इंडिया, जो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे जब पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था, तो सिटीजनशिप पा सकते हैं वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू एम्बेसी और कॉन्सुलेट में जाकर। जो विदेशों में एम्बेसी होती है, ये एम्बेसी मैंने पढ़ाया है अपने चैनल पर, एम्बेसी क्या चीज होती है आप इसे जरूर सर्च करना। रजिस्ट्रेशन कुड हैपन बिफोर और आफ्टर 1950। ठीक है। अब संजय है, वो बॉर्न हुए साउथ अफ्रीका में, मगर उनके ग्रांड पेरेंट्स कभी कलकत्ता में बॉर्न हुए थे, तो वो इंडियन कॉन्सुलेट में जाकर रजिस्टर्ड कर सकते हैं जोहान्सबर्ग में, और इंडिया की सिटीजनशिप पा सकते हैं। ये 1950 की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही है। अभी जो अगर 2025 में सिटीजनशिप चाहिए, तो उसकी कंडीशंस अलग होगी, वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 डिसाइड करेगा। एक वुमेन जो है वो यूके में रह रही हैं, फादर उनके इंडिया में बॉर्न हुए थे, वो इंडियन कॉन्सुलेट लंदन में जाकर रजिस्टर्ड कर सकती हैं और इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकती हैं।
तो ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगला लेक्चर आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक वीडियो भेजिए, लोगों के गाँव तक पहुँचिए, पंचायत तक पहुँचिए क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव है, बहुत डीपली पढ़ाया हुआ है। हम कोई रिसोर्सेज़ नहीं लेते, पैसा नहीं लेते। थैंक यू वेरी मच। रिवीज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस।